हेलो फ्रेंड्स, सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चल रहे हैं कक्षा 12 के पाठ्यक्रम व्यष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के अध्याय 3 उत्पादन एवं लागत के अंतर्गत उत्पादन के बारे में पढ़ने। तो इस वीडियो में चर्चा का मुख्य बिंदु है वह है पहला बिंदु उत्पादन क्या है, दूसरा उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, तीसरा उत्पादन फलन किसे कहते हैं, उत्पादन फलन के कौन कौन से प्रकार हैं, और चौथा जो पॉइंट होगा वह होगा आइसोक्वांट्स समुत्पाद रेखा या सममात्रा रेखा किसे कहते हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। उत्पादन क्या है? चर्चा प्रारंभ करते हैं। उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? आप कहेंगे कि कोई भी वस्तु को हम बना दे रहे हैं तो उत्पादन है। तो वस्तु को आप बना रहे हैं, कोई भी एक वस्तु को बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? मान लिया जाए कि अगर आप कह रहे हैं कि जूते हम बना रहे हैं, तो जूता बना रहे हैं, जूते का जो मटेरियल है, जूते बनाने में जो भी मटेरियल लगे वो तो मटेरियल ऑलरेडी है। तो वहाँ पर आपने क्या किया? वहाँ पर आपने किया कि जूते बनाने के जो मटेरियल्स हैं उस मटेरियल्स के आकार में आपने परिवर्तन किया, उसके रूप में परिवर्तन किया, उसके रंग में परिवर्तन किया, और रूप रंग और आकार में परिवर्तन करने से एक नया आकार लिया, और नए आकार लेने से उसमें एक नई उपयोगिता का निर्माण हुआ। अब दूसरा उदाहरण देखें। मान लिया जाए कि एक जगह बालू रख दें, एक जगह छड़ रख दें, एक जगह ईंट रख दें, एक जगह सीमेंट रख दें, और जो बनाने वाले हैं व्यक्ति उनको भी हम रख दें और कहें कि देखिए घर बन गया, आप घर में रहिए। तो नहीं, आप क्या करते हैं, उन सारे मटेरियल्स के जब आप एक डिज़ाइन देते हैं, एक डिज़ाइन के आधार पर जब आप एक घर का निर्माण करते हैं तो उसकी एक नई उपयोगिता का निर्माण होता है। हम कहते हैं कि किसी भी वस्तु की रूप रंग आकार और स्थान में परिवर्तन करने से उसमें एक नई उपयोगिता का निर्माण होता है, जिसे हम उत्पादन कहते हैं। और इस नई उपयोगिता के निर्माण में आप देख रहे होते हैं कि कुछ साधन की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग आगत कहते हैं। जैसे घर बनाने का उदाहरण देखें तो घर बनाने में किन किन साधनों की आवश्यकता होती है उसकी आप सूची बना सकते हैं। उसमें आपको बालू चाहिए, ईंट चाहिए, छड़ चाहिए, जमीन चाहिए, और उसको बनाने वाला व्यक्ति चाहिए, जिसे हम लोग श्रम कहते हैं। और जब सबको इसको आप कैटेगराइज करेंगे तो देखेंगे कि आपको 4 प्रकार के ही साधन लग रहे हैं। इसमें एक श्रम है, जो व्यक्ति मेहनत करता है किसी भी वस्तु को बनाने में। दूसरा साधन है पूंजी है, जिसमें औजार आते हैं, रॉ मटेरियल्स आते हैं। तीसरा साधन है भूमि है। चौथा साधन है साहस है। मान लिया जाए कि जो घर बना रहा हो, बेचने के लिए घर बना रहा हो, तो घर बना दे रहा है, अगर न बिके तो क्या होगा? तो घर बनाना एक प्रकार के जोखिम का कार्य है, तो वह जोखिम लेने वाला व्यक्ति ही साहसी होता है। तो साहस, जोखिम लेने की शक्ति साहस कहलाती है। और ये 4 साधन है, और ये 4 साधन के प्रयोग से ही घर बन रहा है, तो घर को हम निर्गत कह देंगे। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं आगत का निर्गत में रूपांतरण उत्पादन है। यहाँ पर अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि उत्पादन की प्रक्रिया क्या है। तो उत्पादन की प्रक्रिया की परिभाषा है कि किसी भी वस्तु की एक इकाई को उत्पादन करने के लिए साधनों का जो संयोग लगता है उसे हम उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। फिर से, वस्तु की एक इकाई को उत्पादन करने के लिए साधनों का जो संयोग लगता है, जिस कॉम्बिनेशन में जो साधन प्रयुक्त होते हैं, उसे हम लोग उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे इस तालिका में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रिया ए, प्रक्रिया बी, प्रक्रिया सी। और यहाँ पर हम 2 साधन लिए हुए हैं, एक श्रम और एक पूंजी। प्रक्रिया ए है वो 1 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी के संयोग से किसी वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन होता है। प्रक्रिया 2 में देखें, प्रक्रिया 2 में क्या देख रहे हैं कि उसी वस्तु की 1 इकाई उत्पादन करने के लिए हमें 2 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी की आवश्यकता हो रही है। उसी वस्तु की 1 इकाई उत्पादन करने के लिए तीसरी जो प्रक्रिया है उसमें हम क्या देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि 2 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी की आवश्यकता हो रही है। पर उत्पादन की 3 प्रक्रियाएं हैं। इस तरीके से अनेक प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिसके तहत किसी भी वस्तु की 1 इकाई का उत्पादन होता है। 1 इकाई का उत्पादन होगा, अब हमको 2 इकाई उत्पादन करना है तो फिर साधनों की मात्रा बढ़ानी होगी, साधनों का संयोग बढ़ाना होगा। 4 इकाई करना है, फिर साधनों का संयोग बढ़ाना होगा। उत्पादन की परिभाषा में आपने देखा कि उत्पादन आगत का निर्गत में रूपांतरण है। तो इसका मतलब है कि किसी भी वस्तु का निर्गत माने उत्पादन जो है वो आगत पर निर्भर करता है। तो आगत एवं निर्गत के बीच जो तकनीकी संबंध होता है उसे हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं।
तो उत्पादन फलन में तकनीकी रूप से दक्ष उत्पादन की प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो जब हम उत्पादन फलन की बात करेंगे तब देखेंगे कि निर्गत और आगत के बीच कैसा तकनीकी संबंध है। आगत में हम परिवर्तन करेंगे तो निर्गत में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। एक उत्पादन फलन किसी फर्म, किसी उद्योग या फिर पूरी अर्थव्यवस्था के उत्पादन के प्रौद्योगिकी को बताता है, टेक्नोलॉजी को बताता है। तो उत्पादन की टेक्नोलॉजी में उत्पादन के उन सारी प्रक्रियाओं को हम शामिल करते हैं जो तकनीकी रूप से दक्ष हों। अब यहाँ पर प्रश्न है कि तकनीकी रूप से दक्ष उत्पादन की प्रक्रिया क्या है। तो हम उत्पादन की उस प्रक्रिया को तकनीकी रूप से दक्ष कहते हैं जिसमें कम से कम एक साधन कम प्रयुक्त हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में दो प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। प्रक्रिया एक में आप देख रहे हैं कि 2 इकाई श्रम है और 3 इकाई पूंजी है, और दूसरी प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि 3 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि प्रक्रिया एक में श्रम 2 इकाई है और 3 इकाई पूंजी है, और दूसरी प्रक्रिया में आप क्या देख रहे हैं 3 इकाई श्रम है और 3 इकाई पूंजी है। तो अगर आपको चूज करना पड़ा कि किस साधन सहयोग को आप लगाएंगे इसमें, तो ऑब्वियसली आप पहली प्रक्रिया को लगाएंगे। पहली प्रक्रिया को क्यों लगाएंगे? पहली प्रक्रिया को आप इसलिए लगाएंगे कि चूंकि वहाँ पर श्रम कम है और पूंजी अधिक मात्रा में है। तो इसलिए प्रक्रिया एक को हम तकनीकी रूप से दक्ष उत्पादन की प्रक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे उत्पादन फलन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो उत्पादन फलन के 2 प्रकार होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो यहाँ 2 शब्द हैं, अल्पकाल और दीर्घकाल। तो अल्पकाल किसे कहते हैं और दीर्घकाल किसे कहते हैं? तो यहाँ पर यह भी बात नहीं है कि एक दिन को हम अल्पकाल कहेंगे और 1 साल को हम दीर्घकाल कहेंगे। तो यहाँ अल्पकाल और दीर्घकाल के बीच का जो डिमार्केशन लाइन है, जो अंतर है दोनों में, यह किसी एक निश्चित समय को नहीं बताता है कि वो क्या दिन में होगा, दिन में होगा, सप्ताह में होगा, माह में होगा या फिर वर्ष में होगा। यहाँ जो अंतर है वह है कि साधनों में परिवर्तन हम कब कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम उत्पादन के साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप सभी साधनों में परिवर्तन कर दीजिए वो आपका दीर्घकाल हो जाएगा। अगर सभी साधनों में परिवर्तन करना संभव नहीं है तो आपका अल्पकाल हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लिया जाए कि आप एक समोसा दुकान खोले हैं, होटल खोले हुए हैं जहाँ पर आप समोसा बनाते हैं और बेचते हैं। आप देख रहे हैं क्या, आप 50 समोसा बनाकर रखे हैं बेचने के लिए। तो अचानक से आप देखते क्या है कि ग्राहकों की भीड़ हो गई, जुट गई, और ग्राहकों की भीड़ आई और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिमांड है वो अचानक से जो है 100 समोसे का हो गया। अब वहाँ पर 100 समोसा बनाने के लिए आप क्या करेंगे? पूरा दुकान सेटअप चेंज करेंगे, या फिर तुरंत आप दुकान पर जाए, दूसरे यहाँ जाएंगे, बोलेंगे कि भैया मैदा आलू और मैदा दो, आलू दो, तेल दो, अब हमको अभी समोसा बनाना है। या फिर जो व्यक्ति बना रहा होता है उसी को आप कहेंगे कि अब 1 घंटे की जगह 2 घंटे काम करो। सोच लीजिए। तो यहाँ पर इमीडिएट एक्शन जो आपका होगा वह होगा जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके काम करने के समय को आप बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आपके पास सारा सेटअप है, सारा पहले से तैयार है। आप क्या कर रहे हैं? उसे काम करवा रहे हैं कि भैया जल्दी करो या ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा काम करो। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अन्य जो सेटअप है, चाहे वो पूंजी लगी हो, वो पूंजी, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो आपका साहस हो, उसमें आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। परिवर्तन क्या कर रहे हैं? श्रम में परिवर्तन कर रहे हैं, मेहनत में परिवर्तन आप कर दे रहे हैं, और परिवर्तन करने के बाद बना दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस उदाहरण से आप कह सकते हैं कि जिस समय काल में उत्पादन के सभी साधनों पर परिवर्तन करना संभव नहीं होता है उसे हम लोग अल्पकाल कहते हैं, और जिस समय में उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन संभव होता है उसे हम लोग दीर्घकाल कहते हैं। तो अल्पकाल और दीर्घकाल समझ में आ गया होगा। तो अल्पकाल में हम क्या देख रहे हैं कि अल्पकाल में साधन को हम 2 भाग में बांट लेते हैं, एक स्थिर साधन और दूसरा परिवर्ती साधन या परिवर्तनशील साधन। और दीर्घकाल में सारे साधन परिवर्तनशील साधन हो जाते हैं। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है? सभी साधनों को स्थिर रखते हुए किसी एक साधन में परिवर्तन करने से उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन है। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन इस बात का अध्ययन करता है कि परिवर्ती साधन में परिवर्तन करने से
वस्तु के निर्गत पर, वस्तु के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर हम कुछ साधन स्थिर रखें और एक साधन को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं, और उसके बढ़ाने से उत्पादन भी बढ़ेगा। तो उत्पादन में बढ़ने की प्रवृत्ति क्या होगी, किस प्रकार से वो बढ़ेगा, ये अल्पकालीन उत्पादन फलन है। और दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या करते हैं कि उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करते हैं। तो उत्पादन के सभी साधनों में परिवर्तन करने का मतलब है उत्पादन के पैमाना में परिवर्तन करते हैं, और उत्पादन के पैमाना में परिवर्तन करने से उत्पादन पर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन दीर्घकालीन उत्पादन फलन है। क्या है ये समझने से के लिए हम एक तालिका पर विचार करते हैं। इस तालिका को आप देखिए। इस तालिका में आप देख रहे हैं कि दो साधनों को प्रयोग किया जा रहा है, एक श्रम साधन है और एक पूंजी साधन है। और श्रम और पूंजी के विभिन्न संयोगों से किसी भी वस्तु के विभिन्न उत्पादन स्तर प्राप्त हो रहे हैं, जो इस उत्पादन से संबंधित तालिका जिसे हम उत्पादन फलन कह रहे हैं, इस उत्पादन फलन में आप देख रहे हैं। अब इस उत्पादन फलन में आप देखिए कि किसी भी वस्तु के 10 इकाई का उत्पादन करने के लिए किन किन साधनों के संयोगों की आवश्यकता हो रही है, और उसी वस्तु के 50 इकाई को उत्पादन करने के लिए किन किन साधन संयोगों की आवश्यकता हो रही है, मतलब किन किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। ये आप तालिका देखें, और तालिका देखने के बाद आप कॉपी पर उसकी सूची बनाएं और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस तालिका में आप देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के लिए 3 प्रक्रिया का प्रयोग हो सकता है, जिसमें प्रक्रिया 1 में है 1 श्रम 4 पूंजी, श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 4 इकाई के संयोग से किसी भी वस्तु की 10 इकाई का उत्पादन हो सकता है, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया, श्रम की 2 इकाई और पूंजी की 2 इकाई के संयोग से उस वस्तु की 10 इकाई का उत्पादन हो सकता है। और जो तीसरी प्रक्रिया है वह है श्रम की 4 इकाई और पूंजी की 1 इकाई के संयोग से उस वस्तु की 10 इकाई का उत्पादन हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीनों प्रक्रिया तकनीकी रूप से दक्ष हैं, और तकनीकी रूप से दक्ष प्रक्रिया से वस्तु का एक उत्पादन का स्तर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 3 साधनों के संयोग हैं, और सारे संयोग से वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन हो रहा है। जैसे वस्तु की 10 इकाई उत्पादन करने के लिए जो 3 प्रक्रियाएं हैं, और इन 3 प्रक्रियाओं को जब आप एक रेखा चित्र में निरूपण करते हैं तो आपको एक वक्र मिलेगा, जिस वक्र का नाम है होगा समुत्पाद वक्र, या फिर सममात्रा वक्र, या फिर आइसोक्वांट। समुत्पाद वक्र या फिर आइसोक्वांट की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है। एक आइसोक्वांट, एक समुत्पाद वक्र 2 साधनों के वैसे संयोगों को प्रदर्शित करता है जो किसी भी वस्तु के एक निश्चित मात्रा का उत्पादन करते हैं। समुत्पाद वक्र की जो ढाल होती है वो ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होने का मतलब है कि किसी भी वस्तु के सेम उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अगर एक साधन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं तो दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी होगी। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ए भी एक समुत्पाद वक्र है। एक्स एक्सिस पे श्रम की मात्रा को रखा गया है, वाई एक्सिस पे पूंजी की मात्रा को रखा गया है। समुत्पाद वक्र के एम बिंदु पर श्रम की एल मात्रा और पूंजी की के मात्रा का प्रयोग हो रहा है। अब मान लिया जाए कि इसी समुत्पाद वक्र पर उत्पादन एन बिंदु पर पहुंचता है, एन बिंदु पर पहुंचता है, जहां पर देखा जा रहा है कि श्रम की मात्रा एल डैश हो जा रही है और पूंजी की मात्रा के डैश हो जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि श्रम की मात्रा में वृद्धि हो रही है और पूंजी की मात्रा में कमी हो रही है, लेकिन उत्पादन का स्तर में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो उत्पादन का स्तर बदलेगा कब? जब एक समुत्पाद रेखा ऊपर की ओर जाएगी। एक समुत्पाद वक्र का आकार अनेक प्रकार से हो सकता है, जिसका अध्ययन आप हायर क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये जान लेना है कि एक समुत्पाद वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है और ये एक मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि उत्पादन क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन के कौन कौन से प्रकार हैं, और समुत्पाद वक्र या फिर आइसोक्वांट क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कहीं समझने में कोई कठिनाई या कोई दिक्कत आई होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना प्रश्न, अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।